हेलो बच्चों, नमस्कार। ये चैप्टर है मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। इस वीडियो में अपन लोग टॉपिक लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल और लूप। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं हमेशा बोला करता हूँ कि आप जब भी लेक्चर अटेंड करने बैठते हो, वीडियो देखने बैठते हो, आपके हाथ में नोट्स होने चाहिए। ठीक है, और नोट्स कहाँ पर मिलेंगे आपको? मेरे गूगल ड्राइव के एड्रेस पर। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो उस लिंक को टैप करो, वहाँ से PDF नोट्स उठाओ और उनको सामने रखो, उनको पहले पढ़ लो और फिर वीडियो अटेंड करो। ठीक है, ओके। तो ये टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल लूप। ये कॉइल है, कॉपर के वायर की बनी हुई कॉइल है। ठीक है ना, कॉपर के वायर है। वो जो वायर जिससे कॉइल बनती है, वो खुद जो वायर है कॉपर का, वो उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग चढ़ी हुई होती है, कोटेड होती है वो। ठीक है, काफ़ी पतली, और उसको कई बार राउंड करके 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 मोस्टली सर्कुलर होती है, वैसे होना ज़रूरी नहीं है, कैसे भी शेप की हो सकती है। तो आप किसी भी सिलिंड्रिकल चीज़ के ऊपर वायर लपेटते जाओ तो वो कॉइल बन जाएगी। ये सर्कुलर कॉइल है। आपको टारगेट ये है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है इसके सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, कॉइल के सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। कैपिटल R कॉइल का रेडियस है, पॉइंट P सेंटर है, I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और कॉइल में N टर्न्स हैं, यानी कि आपने वायर को N दफ़े घुमाया है कॉइल बनाने के लिए। ठीक है, बायो-सावर्ट्स लॉ यूज़ करना है। बायो-सावर्ट्स लॉ ये है, बायो-सावर्ट्स लॉ का जो डायग्राम है, ये मैं बार बार क्यों बनाता हूँ हर टॉपिक के अंदर? क्योंकि जब तक आप इस डायग्राम की जो सिचुएशन है, जो वैल्यू चीज़ें गिवन है, वो इस डायग्राम में आप क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप रिलेट नहीं कर पाओगे, आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, वैल्यूज़ को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कौन कौन क्या क्या है। DL इस सेगमेंट की लेंथ है, सेगमेंट से पॉइंट तक का डिस्टेंस वो R है, और R और DL के बीच में एंगल ये थीटा है। ठीक है, यहाँ पे ये सेगमेंट है, सेगमेंट से पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ बायो-सावर्ट्स लॉ में स्मॉल r बोलते हैं, लेकिन आप समझ रहे हो कि यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्मॉल r का वैल्यू रेडियस यानी कि कैपिटल R के इक्वल है। ठीक है, DL और R के बीच में एंगल थीटा, इस पर्टिकुलर टॉपिक में थीटा का वैल्यू 90 है। ठीक है, थीटा का वैल्यू 90 क्यों है? क्यों, देख लो आप। ठीक है, जो सर्कल का जो लाइन है, सर्कुलर लाइन और रेडियस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अब अपन लोग बायो-सावर्ट्स लॉ लिखते हैं, म्यू अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर बायो-सावर्ट्स लॉ। इसमें थीटा का वैल्यू आपने 90 पुट किया, स्मॉल r का वैल्यू आपने कैपिटल R पुट किया। ठीक है, आगे बढ़े, म्यू I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर DL।
ये वैल्यू आ गया dB का। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब आपको निकालना है कंप्लीट लूप के कारण, पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये इंटीग्रेशन कर देंगे, ये dB का वैल्यू उठाकर यहाँ डाल दो इधर, तो टोटल पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है ना। ये dB का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, म्यू आई 4πr² इंटू DL। ठीक है। अब क्या होगा, हमेशा की तरह वही इंटीग्रेशन के रूल्स हैं छोटे मोटे कि कांस्टेंट जो है क्वांटिटीज वो बाहर आ जाएंगी, अंदर केवल वेरिएबल बच जाएगा। कांस्टेंट कौन है, ये है कांस्टेंट, ये बाहर आ गया। ठीक है। इंटीग्रेशन DL, अंदर केवल बचा इंटीग्रेशन ऑफ DL। DL क्या, ये ठीक है सेगमेंट की लेंथ, और इंटीग्रेशन का मतलब है सारे सेगमेंट्स की लेंथ्स का सम। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम ऑफ स्मॉल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इन सब का इंटीग्रेशन कर दो तो आप कहोगे ये टोटल पूरा राउंड काट दो कितना आएगा। ठीक है। तो आप जरा सा इधर आओ और मेरे को बताओ। इंटीग्रेशन DL, मान लो ये एक सिंगल टर्न की एक कॉइल है, केवल एक राउंड है, एक सिंगल वायर का राउंड है, तो इंटीग्रेशन DL क्या आएगा, 2πr सरकमफ्रेंस। ठीक है। एक सर्कल की लेंथ को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो इंटीग्रेशन DL का वैल्यू आप पुट करोगे, म्यू आई अपॉन 4πr², 2πr। ठीक है। और सॉल्व करने पे क्या आएगा, म्यू आई अपॉन 2r। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल टर्न कॉइल एट इट्स सेंटर। यदि नंबर ऑफ टर्न्स n हो, यानी कि वायर ने n दफे चक्कर काट रखे हों, तो टोटल वायर की लेंथ DL कितनी होगी, इंटीग्रेशन DL यानी कि पूरे वायर की लेंथ मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक है। 2πr लेंथ के n चक्कर हैं, n मल्टीप्लाइड बाई 2πr, इंटीग्रेशन DL का वैल्यू हो गया। फॉर्मूला बन जाएगा म्यू NI अपॉन 2r। ठीक है। एक और केस है, केस थर्ड ये है कि सपोज वायर केवल इतना है, केवल एक आर्क है, वायर केवल एक आर्क है, तो इंटीग्रेशन DL क्या होगा, ये DL प्लस DL प्लस DL प्लस DL प्लस DL, इनका सम यानी कि आर्क की लेंथ आ जाएगी। इंटीग्रेशन DL अब आर्क के इक्वल होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन DL का वैल्यू मैं पुट करूँगा आर्क, और आर्क की लेंथ क्या होती है, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। व्हाट इज थीटा, आप इसको अल्फा बोल दो। ठीक है। जो भी नोट्स में लिखा हुआ है अल्फा बोल दो। थीटा तो अपन लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू तो 90 है, वो वाला एंगल है, थीटा तो ये वाला है। आर्क का जो एंगल है वो अल्फा है, तो यहाँ पर रेडियस इंटू एंगल, ये आर्क का वैल्यू आ गया, इंटीग्रेशन DL का वैल्यू आ गया। ठीक है। ये बात, इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वो आपके सामने होगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ कॉइल। बोर्ड पर डायग्राम बनाने से पहले
एक 3D डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ आपको। आपको जो सर्कुलर चीज़ दिख रही है वो क्या है? कॉइल है, ठीक है। कॉपर के वायर से बनी हुई, नंबर ऑफ टर्न्स n है, यानी वायर को n दफ़े आपने घुमाया, ये कॉइल है। सर्कुलर थिंग इज द कॉइल। जिसको मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ वो क्या है? सेंटर है, कॉइल का सेंटर है। ये क्या है? उस कॉइल का एक्सिस है, ठीक है, जो कॉइल के सेंटर से पास हो रहा है और कॉइल का जो प्लेन है, ये जो कॉइल का प्लेन है उससे परपेंडिकुलर लाइन है, इसको बोलते हैं एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। और ये पॉइंट है जिसको मैंने होल्ड कर रखा है, ये पॉइंट है जिस पर आपको फील्ड पता करना है। इस पॉइंट पर आपको फील्ड पता करना है। टॉपिक का हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस एट दिस पॉइंट विच इज सिचुएटेड एट एक्सिस ऑफ द कॉइल। ये कॉइल है और ये जो लाइन है ये एक्सिस है, ठीक है। बाकी लाइंस क्या है अभी ध्यान मत दो। ये रेडियस है, ये इस कॉइल का रेडियस है, ये कॉइल का सेंटर पॉइंट है, ये कॉइल का रेडियस है, ठीक है, ओके। मतलब इस ऑब्जेक्ट में ये जो चीज़ है, जो कुछ भी, इसमें ऑब्जेक्ट तो केवल एक ही है, मैंने होल्ड कर रखी है, कौन? कॉइल है। बाकी चीज़ें ऑब्जेक्ट नहीं है, लाइंस हैं, ठीक है। ये वायर का बनाया हुआ मैंने एक जुगाड़ बनाया है, ओके। इस डायग्राम को जो कि जो आपको दिख रहा है ये ऐसा का ऐसा डायग्राम मैं बोर्ड के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं। ये है कॉइल। तो आप ये सोचोगे ओवल शेप की क्यों बना दी, इलिप्टिकल शेप की क्यों बना दी? ये तो सर्कुलर की बात हुई थी। तो सर्कल को साइड में से देखते हो तो आपको सर्कल को, ये अभी तो आपको सर्कल दिख रहा है, सामने से देख रहे हो तो, और अब ये साइड में से देखते हैं तो आपको ओवल शेप की दिखाई देगी ये कॉइल, ठीक है ना। 3D का चक्कर है। और इवन आप यहाँ से देखोगे तो आपको कॉइल के दोनों वायर नजर ही नहीं आ रहे, मतलब कॉइल नजर नहीं आ रही, एक सिंगल वायर दिखाई दे रहा है कॉइल। थोड़ा सा साइड में से देखेंगे इसको ऐसे करके, इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है। इवन ये बिल्कुल कोइंसाइड और कर रहा है, सेम टू सेम ये डायग्राम बनाना है। ये गया डायग्राम यहाँ पे। दिस इज एक्सिस, रेडियस which is capital R. This is the point where magnetic field is to be determined, ठीक है। मैच करें, सेम टू सेम सिचुएशन, ठीक है। ये और ये क्या है? ये उस कॉइल का एक छोटा सा सेगमेंट है जिसकी वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। डीएल लेंथ का सेगमेंट है, इसकी लेंथ कितनी है? डीएल लेंथ का सेगमेंट है, ठीक है। इस और सेगमेंट्स डीएल से लेकर के पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है बायो-सावर्ट्स लॉ में उसको बोलते हैं अपन लोग आर, ठीक है। इस डायग्राम में आर कौन है? ये रहा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर। डीएल कहां पर है? यहां पर है डीएल, कॉइल का एक सेगमेंट है, इस जगह पर डीएल है, यहाँ पे, यहाँ डीएल है और ये है आर। सेगमेंट और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लेंथ आर है, ठीक है। ये आर हो गया, ये सेंटर है और करंट फ्लो हो रही है ये करंट फ्लो हो रही है। करंट का फ्लो का डायरेक्शन में भी ध्यान रखना है अपने को, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, ओके। डायग्राम मैच कर रहे हैं, सेम टू सेम, ठीक है। अब पॉइंट पी पर आपको वेक्टर डीबी को शो करना है, वेक्टर डीबी, ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ वाला।
किधर आएगा वो डीबी, एरो से शो करना है, वेक्टर क्वांटिटी को एरो से शो करते हैं। हमेशा इंटेंसिटी का जो एरो है वो उसका टेल पॉइंट पी से स्टार्ट होना चाहिए। एरो का टेल कहाँ पे होना चाहिए, पॉइंट पी पर। दिस इज वेक्टर डीबी। इधर ही क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, आप बायो-सावर्ट्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म था उसमें जाकर के देख लो, डीबी और आर के बीच में एंगल कितना था, 90। डीबी और आर के बीच में एंगल 90 है, यानी कि ये वाला एंगल 90 है। इसके अंदर डीबी कहां पर है, ये रहा डीबी, ठीक है, ये डीबी है, वेक्टर डीबी है, और ये एंगल 90 है। आराम से देख लो, एग्जैक्टली 90 है एंगल। ये आर है और ये डीबी है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। ये कहने के लिए 90 नहीं, सच्ची में 90 होना चाहिए, और आपको यहाँ पे डायग्राम में शो भी करना है, ठीक है। एक बैड हैबिट होती है स्टूडेंट्स की कि कुछ भी बना देते हैं इसको 120 का या कुछ भी, इसको 90 का बनाना है ये वाला एंगल, ठीक है। ऐसा ये देखो, ये 90 एग्जैक्टली 90 का बनाना चाहिए। अब ये आपने बना लिया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। इसी तरह से अपन लोग यहां एक सेगमेंट और लेंगे, कहां पे, एक सेगमेंट ये और एक इसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट, एक ठीक सामने यहाँ पे। एक तो डीएल सेगमेंट यहाँ पे है और एक और डीएल सेगमेंट यहाँ पर कंसिडर किया आपने। इस वाले डीएल सेगमेंट का जो डायग्राम है सारा सब कुछ वो सेम टू सेम यहाँ पे आएगा। और ये मत सोचना कि केवल 2 ही डीएल सेगमेंट है, बहुत सारे हैं, अभी कंसिडर कर रहे हैं केवल 2 को। दोनों कहां पर हैं, डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं, डायमीटर के दोनों एंड्स पर हैं। सेगमेंट तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, ये डीएल 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 बहुत सारे हैं, आपने 2 कंसिडर करे हैं। इस डीएल का सेगमेंट इस डीएल सेगमेंट का मैग्नेटिक फील्ड डीबी ये रहा, और इस वाले डीएल सेगमेंट का मैग्नेटिक फील्ड डीबी ये रहा। इन दोनों डीबी को कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे रेड मार्कर लेके, और मैं अब कंपोनेंट बना रहा हूं डीबी के। तो आप जानते हो कि किसी भी वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। वो डायरेक्शन कौन कौन सी चूज करी है अपन ने, कंपोनेंट्स की डायरेक्शन, एक तो एक्सिस के अलोंग इधर, और एक उसके परपेंडिकुलर ये डॉटेड लाइन, ठीक है। डीबी को 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। रेड वाले एरो कौन है, कंपोनेंट्स हैं, और आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि दोनों कंपोनेंट मिलाकर के एक रेक्टेंगल बनना चाहिए, परफेक्ट रेक्टेंगल। आपके नोट्स में भी दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल बनना चाहिए, ठीक है ना। 11th को याद करो, तो वेक्टर ए और उसके 2 कंपोनेंट, एक तो ए cos थीटा वाला कंपोनेंट, एक ए sin थीटा वाला कंपोनेंट, ए sin थीटा कंपोनेंट, ए cos थीटा कंपोनेंट, और ये सारा डायग्राम जो है उसमें परफेक्ट रेक्टेंगल बनना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, यहां भी रेक्टेंगल बन रहा है।
लेकिन जो कोस वाला कंपोनेंट है, कोसाइन वाला जो कंपोनेंट है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? जो थीटा डायरेक्शन पर है, रिजल्टेंट और कॉस कंपोनेंट के बीच में एंगल थीटा है, ये कॉस वाले कंपोनेंट की आइडेंटिफिकेशन है। जो थीटा डायरेक्शन पे है वो कॉस वाला है, और कॉस वाले से परपेंडिकुलर साइन वाला है। यहां पे मैं ये वाले एंगल को लेट कर रहा हूं अल्फा, ठीक है, नोट्स में दिख रहा है। ये वाला एंगल आपने लेट किया अल्फा। आप ये कह रहे हो कि ये वाला क्यों नहीं किया? नहीं किया, बस मेरी इच्छा है, ठीक है। कोई सा भी एक एंगल आपको अल्फा में करना है। तो डीबी का अल्फा डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन होगा? ये वाला कंपोनेंट कौन है? थोड़ा सा इसको इधर लिख दो। ये वाला कंपोनेंट है डीबी कॉस अल्फा। डीबी से अल्फा डायरेक्शन पे जो कंपोनेंट है वो डीबी कॉस अल्फा है। सिमिलरली यहां पे वो का वही काम किया अपन ने, डीबी, ये एंगल कितना है? अल्फा, डीबी कॉस अल्फा, और कॉस कंपोनेंट से परपेंडिकुलर डीबी साइन अल्फा और डीबी साइन अल्फा, ठीक है। इस वाले डायग्राम में आपको कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहे, मेरे पास में वायर नहीं था और वो बनाना डिफिकल्ट था। तो यहां पर देख लो, ये कौन है? ये कौन है? डीबी, और डीबी कॉस अल्फा ऐसा होगा। ये रेड वाला मार्कर डीबी कॉस अल्फा, और डीबी साइन अल्फा, ये वाला कंपोनेंट डीबी साइन अल्फा है। ये डीबी साइन अल्फा, और मार्कर कौन है? डीबी कॉस अल्फा। ऐसे करके, और ये पूरा डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, अब ये एंगल वाली बात करें। इनको मैंने बोल दिया एंगल 1 और एंगल 2 थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरीली। तो आप बताओ कि एंगल 1 और अल्फा का सम कितना है? 90 है। एंगल 1 और अल्फा का सम 90 है। 1 प्लस अल्फा इज 90, और 1 और 2 का सम 90 है। 1 और 2 का सम भी 90 है। क्यों है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये एक्सिस और ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, इसलिए 1 और 2 का सम 90 है। इन दोनों से क्या कंक्लूड किया आपने? कि एंगल 2 अल्फा है। एंगल 2 कैसा है? अल्फा है। अब मैं इसको हटा देता हूं और एंगल 2 को मैं लिख देता हूं अल्फा। एंगल 2 है अल्फा, ठीक है। अपना काम हो गया, इसको इरेज कर दो। डायग्राम आपको तसल्ली से समझ में आना चाहिए, ठीक है। डायग्राम यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आएगा, तभी आप लोग रियल असली का डायग्राम बना पाओगे, ठीक है ना। वरना डायग्राम को ऐसे कैसे रट लिया और ऐसे कैसे कॉपी पे छाप दिया तो सही नहीं बनेगा। अब आपको करना क्या है? हमेशा की तरह आप करोगे इंटीग्रेशन डीवी। ये आप हमेशा करते आए हो, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको डीवी का इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपको कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि आप कंपोनेंट में ब्रेक कर चुके हो। अब आपको कंपोनेंट्स को ऐड करना है, ठीक है। तो जो कोसाइन कंपोनेंट्स हैं, कॉस कंपोनेंट है, आपको दिख रहे हैं अपोजिट है, ये दोनों ऐड होकर के हो गए 0, ये तो कैंसिल हो गए। और साइन वाले कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, ये ऐड होंगे, ठीक है। कॉस कंपोनेंट सारे, यहाँ पर कितने सेगमेंट्स हैं? बहुत सारे, ठीक है। सारे कंपोनेंट्स के कॉस कंपोनेंट हो गए कैंसिल,
ठीक है। और सारे डीवी के साइन कंपोनेंट्स ऐड होते चले गए। डीवी साइन कंपोनेंट्स कितने हैं, साइन कंपोनेंट्स कितने हैं, ये मत सोचना 2 हैं, बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीएल सेगमेंट भी बहुत सारे हैं। अपन ने कंसिडर करे हैं केवल 2 डायग्राम बनाने के लिए, लेकिन सच्ची में यहाँ पे डीएल कंपोनेंट बहुत सारे हैं। जितने डीएल कंपोनेंट्स उतने डीबी साइन अल्फा कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे को ऐड कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन से करते हैं। 2-3 होते हैं तो ऑर्डिनरी एडिशन हो जाता है, और बहुत सारे होते हैं तो इंटीग्रेशन से ऐड करते हैं। मेरा मतलब है आपको ये नहीं करना है कहीं जल्दबाजी में, आपको करना क्या है, आपको डीबी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन करना है। डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा को ऐड करना है। तो फिर कॉस कहाँ गए? कॉस वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण। यहां तक आपने कर लिया तो ये मान लो कि 50% काम हो गया। और आप सोचोगे कि अभी तो डेरिवेशन चालू भी नहीं हुआ, अभी काम हो गया। यस, यहाँ पे अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करने हैं और मैथमेटिकली चीजों को आगे बढ़ाना है। मेन काम आपका हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया आपका। डीवी का वैल्यू बायो-सावर्त लॉ से, बायो-सावर्त लॉ क्या है? म्यू आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई और डीएल साइन थीटा ये कंप्लीट बायो-सावर्त लॉ। और साइन अल्फा वो अलग से आ ही रहा है इसके अंदर, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये साइन थीटा और साइन अल्फा, साइन थीटा तो बायो-सावर्त लॉ में आ रहा है और साइन अल्फा यहीं पे इसी स्टेप पे पैदा हुआ है, ठीक है ना, साइन कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, इनकी वैल्यूज पुट करें। जरा इस डायग्राम में देखो, इस ट्राइंगल में अल्फा के सामने वाला साइड कौन है? परपेंडिकुलर। स्मॉल आर कौन है? हाइपोटेनियस। साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, और मेरी तरह मत पुट करना इरेज कर करके, आप तो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलोगे। थीटा, ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 है। ये बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है समझना। अगेन अपना 3D वाला ऑब्जेक्ट काम आएगा बच्चों थीटा को समझने के लिए। पहले तो ये बताओ कि बायो-सावर्त लॉ में जाकर के देखो थीटा कौन है? एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। वो एंगल आपको यहाँ पर ठीक से नहीं दिख रहा, कारण क्या है? 3D है। 3D के अंदर आपको एंगल ठीक से नहीं दिख सकता, कभी कभी दिख जाता है, कभी नहीं दिखता। कारण क्या है? देखो एक एग्जांपल दूं मैं। अभी मैं बोल रहा हूं इनके बीच में एंगल कितना है, तो आप बोलोगे फर्स्ट क्लास 90 डिग्री है। और मैं बोल रहा हूं अब कितना है, अभी भी 90 दिख रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आपको एंगल ही नहीं दिख रहा है। अभी तो आपको एंगल आपको अभी तो वो मार्कर ही नहीं दिख रहा है, एंगल तो दूर की बात है। तो मामला है कि 3D के अंदर आप डायरेक्शन ऑफ विजन आपकी गड़बड़ हो जाती है, तो आपको एंगल ठीक से दिखता नहीं है। इसलिए आपको 2D पर यानी कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको एंगल नहीं दिख रहा है, इस बात को समझो। आपको 3D ऑब्जेक्ट के अंदर वो एंगल दिखाता हूं मैं। ये कौन है? डीएल, वायर का सेगमेंट है, ये तो है डीएल, और ये है आर, ये है आपका आर। ठीक है, यूं पकड़ लो इसको, ये है आर, ये आर है, और ये है डीएल जो कि वायर का सेगमेंट है। अब आराम से देखो कि डीएल और आर परपेंडिकुलर है। ठीक है, विश्वास नहीं है, मेजर कर लो। क्या बड़ी दिक्कत है, पकड़ में नहीं आ रहा बद्दा। ये देखो, ये कौन है? डीएल, और ये जो जा रहा है वायर आर।
आर और डी एल 90 डिग्री पर है। इस समय आपको परफेक्ट 90 डिग्री दिख रहा है। और यदि मैं ये तो 90 है, देखो 90, ठीक है 90, ठीक है। तो समझो मेरी बात, क्या कि डीएल और आर के बीच का एंगल जो बायो-सावर्त लॉ में थीटा है, उस थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 है। इस डायग्राम में नहीं दिखेगा, इस वायर में मेरे 3D ऑब्जेक्ट में दिखाई दे रहा है। थीटा का वैल्यू 90, ये थीटा का वैल्यू 90 जो है आपको कंफ्यूज करेगा। सेल्फ स्टडी करोगे तो कि यार तो दिख नहीं रहा है, तो आपको समझ लेना कि बस इस वीडियो को देख लेना बार बार, मैंने आपको ऑब्जेक्ट को दिखा दिया है कि ये 90 है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े। कांस्टेंट चीजों को बाहर ले लो। म्यू नॉट 4 पाई आर और आर क्यूब हो गया, आर स्क्वायर एंड आर क्यूब हो गया, ठीक है। आई और कैपिटल आर, और अंदर बच गया केवल डीएल। कितना इजी हो गया। आपको लगेगा कि स्मॉल आर को बाहर कैसे ले लिया, अपनी हैबिट होती है जैसे हमेशा के लिए कि भाई स्मॉल आर वगैरह तो वेरिएबल ही होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं स्मॉल आर क्या है, यहां से ये इसको स्मॉल आर बोल रहे हैं। तो स्मॉल आर यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, सब तरफ से स्मॉल आर है इक्वल है। पॉइंट और डीएल के बीच में डिस्टेंस, ठीक है ना। ये पॉइंट और डीएल के बीच में डिस्टेंस सब तरफ से स्मॉल आर है, जो कि सेम है सब, इसलिए ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ठीक है। इसको देखें, ये स्मॉल आर है, सब तरफ से इक्वल होगा, इसलिए स्मॉल आर भी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अंदर केवल डीएल बच गया, और कैपिटल आर वो तो रेडियस है, रेडियस तो चारों तरफ से सेम होती ही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है आपको, ठीक है। केवल डीएल बच गया अंदर, और इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू क्या होगा, पिछले टॉपिक के जैसे होगा 2 पाई आर। यदि एक सिंगल राउंड है तो 2 पाई आर, और अपन लोग सिंगल राउंड क्यों लें, एन टर्न्स की कॉइल है, तो इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू हो गया भाई लोग एन इंटू 2 पाई आर। यहां पर गलती से स्मॉल आर मत कर देना, स्मॉल आर इज नॉट रेडियस, कैपिटल आर इज द रेडियस, एन इंटू सर्कम्फ्रेंस, यानी कि एन इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर इज सर्कम्फ्रेंस, ठीक है। एक राउंड का लेंथ 2 पाई आर और एन राउंड्स का लेंथ एन इंटू 2 पाई आर। ये इंटीग्रेशन डीएल यानी कि वायर की टोटल लेंथ, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसको अरेंज करना है, म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये ब्रैकेट में कौन है, एरिया ऑफ द कॉइल, क्या लिख दूंगा मैं, एरिया, और ये जो रेड वाले ब्रैकेट में है एन इंटू आई इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया ऑफ द कॉइल। इस एन आई ए को नोट्स में देखो क्या बोलते हैं, कैपिटल एम, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, म्यू एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया फाइनल। इसके और दूसरे जो फॉर्म्स हैं इस फॉर्मूला के, उनको आप यहाँ बीच में से भी निकाल सकते हो और भी तैयार कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। स्मॉल आर, एक और चीज वो मिस हो गई जो पहले बतानी चाहिए थी, क्या, सेंटर से, ये कौन है कॉइल का सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस को आपने क्या बोला है, नोट्स में देखो x, ये डिस्टेंस कितनी है
ये वाली डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x, ठीक है, ओके। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो स्मॉल r का वैल्यू क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम स्मॉल r का वैल्यू पावर हाफ मतलब अंडर रूट, दोनों तरफ क्यूब किया है क्योंकि आपको r क्यूब का वैल्यू सर्च कर रहे हो आप, तो r क्यूब का वैल्यू कितना आएगा, दोनों तरफ पावर 3 कर दिएगा, r क्यूब का वैल्यू ये उठा के डाल दो तो इसका एक फॉर्म और आ गया, ठीक है। एक चीज मिस हो गई, 2, ठीक है। आप कह सकते हो ये फाइनल है, और भी कोई फॉर्म है तो वो भी आ जाएगी, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आप तो अब इनमें वैल्यू पुट करते जा रहे हो, ये फॉर्म वो फॉर्म ऐसे करके अलग अलग फॉर्म्स में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये देखो पहले 2, ये 2 जो है लिखना मिस हो गया था, यहाँ 2 लगा दिया अपने 2, ठीक है, ये बात है। और एक और फॉर्म जिसको लेकर के अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाना है, इसलिए नेक्स्ट फॉर्म और उसकी बात कर रहे हैं। यहीं पे बना देता हूं मैं, इसको मैं लिख रहा हूं वापस पाई r स्क्वायर, ठीक है, और म्यू नॉट 2 और 4 कैंसिल हो गया, 2 पाई पाई कैंसिल हो गया और बच गया n i r स्क्वायर, और r क्यूब का वैल्यू r स्क्वायर x स्क्वायर पावर 3/2, एक फॉर्म ये हो गया, ठीक है। ऐसे करके जितने भी फॉर्म आ गए आपके, ये आपके सामने है, ठीक है। फाइनली और आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द डस्टर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, म्यू अपॉन म्यू एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इस वाले को ऊपर लिखिए, ठीक है। और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही फॉर्म आगे लेके चलेंगे, 2-3 फॉर्म जो मैंने बताई है फॉर्मूला के, वो सारे ही फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है ना, कैपिटल एम के टर्म्स में भी और विदाउट कैपिटल एम के टर्म्स में भी, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, इसमें b और x के बीच में आपको कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है। b और x बड़ा कॉम्प्लेक्स है, x पर तो स्क्वायर लगा हुआ है और होल पावर 3/2 है, इसलिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना इजी नहीं है इसको समझना, ठीक है। पर इतना जरूर है कि b और x के बीच में इनवर्स रिलेशन है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, b और x के बीच में रिलेशन जो है वो इनवर्स है। इतना तो पक्का है कि x इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन है। तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर आप किसको लोगे, x को, ठीक है। x एक्सिस, ग्राफ के x एक्सिस पे आपने x को ले लिया और y एक्सिस पर फील्ड को ले लिया, ठीक है, y एक्सिस पर फील्ड ले लिया। यहां पर x का वैल्यू कितना है, 0। ये कौन सी जगह है डायग्राम के अंदर, सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है। पॉइंट P यदि सेंटर पर होता तो x का वैल्यू 0 होता, ग्राफ कैसा आएगा, ये ऐसा ग्राफ आएगा। ग्राफ की शेप में एक खास बात है कि ग्राफ ऐसा आएगा, आपको
इसमें माइंड खर्च नहीं करना है कि ऐसा ही क्यों आया, स्ट्रेट क्यों नहीं आया, सर्कल क्यों नहीं है, इसका नाम बताओ शेप का, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई शेप का कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। सेम ऐसा ही ग्राफ दूसरी तरफ आएगा। ये दूसरी तरफ क्या है, ये है, ये आपके कॉइल है, ये एक्सिस, तो क्या एक्सिस यहीं पे खत्म थोड़ी जाता है, इधर भी है सेम टू सेम, इधर भी एक्सिस है, तो सेंटर से इधर भी ग्राफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर भी है, इधर भी एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इधर नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके ग्राफ सेंटर से दोनों की तरफ आएगा, दोनों तरफ आएगा ग्राफ सेंटर से। ग्राफ की शेप को अपन लोग अपने लैंग्वेज बोल सकते हैं कुछ पहाड़ी जैसा ग्राफ आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज नोटिस करें आप कि दो पॉइंट हैं P एंड Q। ये दो पॉइंट कुछ खास हैं। क्या खास बात है, पॉइंट P और Q के बीच बीच का जो हिस्सा है ग्राफ का, आप जरा ऊपर से देखो कैसा नजर आ रहा है, कॉन्वेक्स, और Q के इधर का ग्राफ और पॉइंट P के उधर का ग्राफ, बाकी जो बच गया वो ऊपर से देखो कैसा नजर आ रहा है, कॉनकेव, ठीक है। किसी भी कर्व में कॉन्वेक्स शेप और कॉनकेव शेप जिस जगह पर मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। द पॉइंट P एंड Q आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। मतलब क्या है इसका, मतलब बड़ा लंबा है, 12th मैथमेटिक्स वाले भी शायद पढ़ नहीं पाते होंगे इतनी लंबी बात, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप तो याद रखो कि ग्राफ का कॉन्वेक्स शेप, ये वाला शेप कैसा है, कॉन्वेक्स, और उनके बियॉन्ड ये वाला शेप कैसा है, कॉनकेव, ये वाला शेप कैसा है, कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वो पॉइंट P और Q है, दैट आर टू पॉइंट्स देयर आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ओके, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसा है, मैक्सिमम, कहां पे, सेंटर पे। x का वैल्यू मिनिमम कितना, 0, कहां पे, सेंटर पे। x का वैल्यू मिनिमम तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम कितना आएगा, यहां पर x का वैल्यू 0 पुट करके देख लो, तो फिर कितना आया, x का वैल्यू 0 पुट किया आपने, ठीक है। म्यू नॉट Ni r स्क्वायर 2 r स्क्वायर 0 3/2। x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, कौन सी जगह का फील्ड निकल रहा है, ये सेंटर का। r स्क्वायर पावर 3/2 कितना हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचेगा, r क्यूब, ऊपर r स्क्वायर, नीचे r क्यूब, फाइनल बोलो ये। तो आपको ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, ये पिछला टॉपिक तो किया था अपन ने, कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यही तो आया था। तो आप ये कह सकते हो कि पिछला वाला टॉपिक इस वाले टॉपिक का बच्चा है, इस वाले टॉपिक के स्पेशल केस में पिछला वाला टॉपिक पैदा हो गया। पर ये मत करना एग्जाम में कि आपको सेंटर पर फील्ड पता करने के लिए बोले तो ये लंबी रास्ते से होके आओगे, वो तो डायरेक्ट करोगे, पिछला वाला टॉपिक करोगे। लेकिन आपको एग्जाम में ये बोला जाता है कि पहले तो ये टॉपिक करो, एक्सिस पर फील्ड फाइंड आउट करो, और एक स्पेशल केस के फॉर्म में सेंटर पर फील्ड पता करो, तो ऐसा करोगे, एक्स का वैल्यू 0 पुट करके करोगे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो आया सेंटर पर वो मैक्सिमम वाला है, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं जो आपको नोट्स के अंदर ग्राफ में दिख रही है, उनको एक्सप्लेन कर नहीं सकते, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, कौन सा, ग्राफ का जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है पॉइंट P और Q के बीच बीच का, यहाँ पे इतने इतने पार्ट में d²b/dx स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये क्या आ गया, ये d²b/dx स्क्वायर होता क्या है,
दो बार डिफरेंशिएशन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने लेवल की बात नहीं है, आप तो केवल याद रखो, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये सब आपको ग्राफ के अंदर गिवन है, नोट्स के अंदर गिवन है, आपको याद रखना है केवल। ठीक है, ये बात। एक और बात कि इस जगह पे x का वैल्यू कितना है वो भी आपको याद रखना है, r/2 है। ठीक है, ये बात। और कॉन्वेक्स वाले पार्ट में इस सेकंड डिफरेंशिएशन का वैल्यू नेगेटिव होता है और इस कॉनकेव वाले पार्ट में इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, जहां पर मैक्सिमम होता है ग्राफ का, मैक्सिमम वाला पार्ट जिस पार्ट में होता है, जिस हिस्से में होता है, वहां पर ये सेकंड डिफरेंशिएशन का वैल्यू नेगेटिव होता है। और जहां पर मिनिमम की तरफ जा रहा है ग्राफ, मिनिमम वाला पोर्शन होता है, उसमें ग्राफ में इस सेकंड डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये हाई लेवल की बातें हैं बच्चों, आप केवल याद रखो बस, और कुछ भी नहीं है। इनको एक्सप्लेन करना बहुत भारी पड़ता है। ये सारी की सारी 12th मैथमेटिक्स के डिफरेंशिएशन वाली चीज़ों के बारे में है। ठीक है ना, ये बात। इसका एक स्पेशल केस और ले लेते हैं। क्या? इफ x इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि x बहुत बड़ा है का मतलब पॉइंट P बहुत दूर है कैपिटल R की कंपैरिजन में, यानी कि कॉइल की जो साइज है उसके कंपैरिजन में पॉइंट बहुत दूर है। ठीक है ना, x इज वेरी लार्ज। तो बहुत पहले से अपनी आदत है कि यदि कोई चीज़ बड़ी होती है, लार्ज है, तो उसका स्क्वायर बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। जो स्मॉलर जो है स्मॉलर क्वांटिटी, उसको आप नेग्लिजिबली स्मॉल कहकर उसको जीरो कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, नेग्लेक्ट कर देते हो। तो यहाँ पे मैं अब आर स्क्वायर को खा जाऊंगा और क्या लिख रहा हूँ, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर पावर 3/2, सॉरी एक्स स्क्वायर पावर आर स्क्वायर तो नेग्लेक्ट होकर के जीरो हो गया, और एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इज एक्स क्यूब। ठीक है, ये इस कंडीशन के अंदर ये वाला फॉर्म आ गया। ठीक है, और आपने जो यहाँ पे वो पहले 4 पाई और 2 वगैरह थे वो वापस पैदा कर दिए, और इस ब्रैकेट को क्या बोला था अपन ने, एन आई इंटू एरिया, एन आई ए क्या कैपिटल एम, इसको वापस कैपिटल एम बोल दिया, और ऐसे करके, और फिर ये एक और फॉर्म आ गया। बट इस स्पेशल केस के कंडीशन में, और आप यदि आप चाहो तो इसको मैच कर सकते हो किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 p अपॉन आर क्यूब। याद आ रहा है किसका फील्ड है ये है डाइपोल के एक्सिस पर फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपका फंडामेंटल बायो सावर्त लॉ और कूलॉम्स लॉ में है, वहां से चला रहा है। आर क्यूब की जगह आर क्यूब है, वहां पर आर लिख दिया, यहाँ एक्स लिख दिया, एक ही बात है। डिस्टेंस को अपन ने वहां आर बोला था, इधर एक्स बोल दिया। ठीक है, यहाँ आर नहीं बोल सकते, आर किसी और का नाम है। वहां पर 2, वहां भी 2 वहां पर P है, P कौन है, डाइपोल मोमेंट। ये कैपिटल M कौन है, इसका नाम भी डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या शॉर्ट में मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। तो कैपिटल M इज ऑल्सो मोमेंट, P इज ऑल्सो मोमेंट। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो और भी जब जब मौका पड़ेगा मैं आपको बताता रहूँगा कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारी चीज़ें सेम हैं। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स। हेल्महोल्ट्ज़ तो साइंटिस्ट का नाम है, और कॉइल्स इसलिए बोला है कि इसके अंदर
एक पेयर होता है, दो कॉइल्स होती हैं, ठीक है। अगेन मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इस तरह से ये दो कॉइल्स होती हैं, ठीक है। दोनों सर्कुलर कॉइल्स हैं, कॉपर के वायर से बनी हुई। दोनों कॉइल्स का एक्सिस सेम है, मैंने जब अभी होल्ड कर रखा है, ये एक्सिस है, ठीक है। ये कॉइल्स का एक्सिस है, दोनों का एक्सिस कॉमन है। ये मैं जो पकड़ रहा हूँ ये सेंटर है दोनों के। दोनों कॉइल्स का जो प्लेन है, इस वजह से वो पैरेलल हो गया। दोनों कॉइल्स का जो प्लेन है वो पैरेलल है, ठीक है। दोनों कॉइल्स के रेडियस सेम है, ठीक है, रेडियस सेम है दोनों कॉइल्स की। और सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है, ठीक है। ये कितना है, रेडियस, ठीक है। इसका भी रेडियस, ये भी रेडियस, और सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस है वो भी रेडियस के इक्वल है, आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो ये 3D है और इसको अपन लोग यहाँ पे बोर्ड के ऊपर बना लेंगे, ठीक है। ये मैंने बना दी कॉइल्स, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि आप सर्कल को साइड में से देखते हो तो वो इलिप्टिकल दिखाई देता है 3D व्यू की वजह से। ये जो मैं बना रहा हूं ये इन दोनों का कॉमन एक्सिस है, ये कॉमन एक्सिस है। ये सेंटर, रेडियस और ये डिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। दोनों कॉइल्स का सेंटर के बीच में डिस्टेंस है, रेडियस के इक्वल है। ऑब्वियसली कॉइल हैं तो उनमें करंट पास होगी ही होगी। दोनों कॉइल्स में सेम अमाउंट की करंट पास होती है, करंट की डायरेक्शन भी दोनों की सेम होती है। मतलब दोनों कॉइल्स में सब कुछ सेम है, करंट सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम है, दोनों के रेडियस सेम है, दोनों का एक्सिस कॉमन है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स भी दोनों का सेम है। दोनों कॉइल्स में सब कुछ सेम है, दोनों आइडेंटिकल कॉइल्स हैं। काम क्या आती हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का काम आती है। और ख़ास तौर से याद रखें कि स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, केवल सेंटर से सेंटर तक की जो एक्सिस वाली लाइन है, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इसका यूनिफॉर्म बना रहेगा और कहीं नहीं। केवल सेंटर से लेके सेंटर तक का एक्सिस का जो सेगमेंट है, इतने इतने हिस्से पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नीट्यूड से कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से मैं इसको एक्सप्रेस करके बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूं इसको कॉइल नंबर 1, ये कॉइल नंबर 2, ठीक है, ये कॉइल नंबर 2। कॉइल नंबर 1 के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, सपोज 100, कहां पे, सेंटर पे। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किसका, कॉइल नंबर 1 का कैसा है, मैक्सिमम है सेंटर पे, खुद के सेंटर पे। और यूं जाते जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, यूं जाते जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे कितना है, सपोज थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 70, 55, 40, 10, 5, 2, 1। सेम इधर जाएंगे तो भी 70, 55, 40, 10। ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने, और करीब आ जाएं आप, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने कौन से लिखे, कॉइल नंबर 1 के, ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से कॉइल नंबर 1 के मैग्नेटिक फील्ड लिखे। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू खुद के सेंटर पे तो होगा मैक्सिमम, और इधर जाएंगे तो भी डिक्रीज हो रहा है, इधर जाएंगे तो भी डिक्रीज हो रहा है। यही पर्टिकुलर वैल्यू क्यों ली, इसकी टेंशन मत करो, बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर मैक्सिमम है और डिक्रीज हो रहा है और इधर भी डिक्रीज हो रहा है। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूँ सेकंड वाली कॉइल का,
खुद के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है 100। वैल्यूज सारी की सारी इसकी जैसी रहेंगी पर उसके सेंटर पर 100, 70, 40, 10, 70, 55, 40, 10, ठीक है, और इधर 5, 2, 1 ऐसे करते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आया दोनों कॉइल्स का सम, इनको सम कर दो और ये वैल्यू मेरे को काम आएगा ग्राफ बनाने में, ग्राफ भी बना देता, ठीक है। ये क्या है एक्स एक्सिस, दोनों कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम ग्राफ पे डालना है अपने को, ठीक है। पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं ब्लैक वाली वैल्यूज का, यानी कॉइल नंबर 1 का। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है 100 और 10, सॉरी गलती हो गई। अभी मैं ग्राफ बना रहा हूं केवल कॉइल नंबर 1 का, खुद का सेपरेट, खुद का ग्राफ कॉइल नंबर 1 का। 100, 70, 55, 40, 10 और फिर इधर भी ऐसे करते हैं। तो आप सोचोगे ये दोबारा क्यों बता रहे हो, अभी तो बताया था। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पहाड़ी जैसा ग्राफ आएगा और पहाड़ी का शिखर, पहाड़ी की पीक कहाँ पे आएगी, सेंटर पे आएगी, कॉइल के सेंटर पे आएगी। ये किसका ग्राफ है B1, कॉइल नंबर 1 का मैग्नेटिक फील्ड बोला मैंने B1। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं B2 का, ठीक है। ये $100, 70, 40 ऐसे करके, ये यूं और ये यूं, दोनों की अपनी अपनी पहाड़ियां आएंगी, दोनों पहाड़ियां डिट्टो सेम टू सेम है। कॉइल नंबर 2 की पहाड़ी यहाँ पे आएगी, कॉइल नंबर 1 का ग्राफ यहाँ पे आएगा, कॉइल नंबर 2 का ग्राफ यहाँ पे आएगा, अपने अपने कॉइल के सेंटर पर ग्राफ आ गए। अब मैं बना रहा हूं ये ग्राफ किसका आ गया B2 का, दिस इज ग्राफ फॉर B2। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं रिजल्टेंट का, दोनों के फील्ड्स का टोटल, ठीक है। यहां पर कितना है 40 + 1, 41, 57, 75, 110, 110, 110, 110, 110, 75, 42। आप क्या नोटिस कर रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से लेकर सेंटर तक 110 है, यानी कि कांस्टेंट। यूं तो बढ़ रहा है ये, और फिर 110, 110 कांस्टेंट हो गया, और फिर ये चला गया। ये किसका ग्राफ है, ये B टोटल का ग्राफ है, ठीक है ना। B1 + B2 का ग्राफ है ये वाली। तो आप देख रहे हो कि ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, यानी कि सेंटर से लेकर सेंटर तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। आपको एग्जाम के अंदर ये वैल्यू लिख करके नहीं बतानी, ये तो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा सेंटर से सेंटर तक, ठीक है। ओके, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। ग्राफ को हटा दूं मैं, ओके। ग्राफ के बाद में अब अपन लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दोनों कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड का टोटल B1 + B2 का सम पता करते हैं, ठीक है। किस जगह पर, सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, दोनों कॉइल्स के सेंटर का मिडिल पॉइंट, इस जगह पर मिडिल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट है जो दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है, इसलिए यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेते हैं, ठीक है।
दोनों कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B1 और B2 दोनों का वैल्यू भी सेम होगा, क्योंकि दोनों कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न सेम है, रेडियस सेम है, करंट सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम है। करंट का डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में है। B1 और B2 का डायरेक्शन सेम है क्योंकि करंट का डायरेक्शन सेम है दोनों में, इसलिए दोनों ऐड हो रहे हैं। यदि करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता तो दोनों कैंसिल हो जाते और जीरो आता। फिलहाल एक बात समझो आप कि B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि सारा डेटा दोनों का सेम, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है दोनों कॉइल से बराबर डिस्टेंस पर है। सेंटर से पॉइंट के डिस्टेंस को क्या बोलते हो आप? x। इस जगह पर x का वैल्यू कितना है? r/2। टोटल डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल R, और उसका हाफ हो गया r/2। सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस को पिछले टॉपिक में क्या बोला था अपने? x का वैल्यू r/2। b का फॉर्मूला क्या है? तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? दो चीजें हैं, ठीक है ना। दोनों का फील्ड सेम है तो टोटल कितना आएगा? डबल हो जाएगा। एक कॉइल की वजह से फील्ड का डबल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? पिछले टॉपिक से उठा के लाए, μ0/4 पाई 2n I पाई r² अपॉन r² x² पावर 3/2। ये क्या है? ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल कॉइल। उसका डबल कर दिया तो दोनों कॉइल का आ गया, क्योंकि दोनों B1 B2 सेम है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया? पिछले वाले टॉपिक से आ गया, उठा के लिया, उसको देख लो आप, ठीक है। आगे बात करें। अब इसको जो है आपको x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू क्या पुट किया? r/2, और स्क्वायर किया तो r²/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, μ0 n I r², ठीक है। ये 2 और ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया। फिर भी मैं यहां पे लिख रहा हूं और पाई और पाई और पाई कैंसिल हो गया। जितना हल्का हो जाए इसको यहां करते लो, ठीक है। पाई और पाई कैंसिल हो गए। 2 और 4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। r² और r² कॉमन आ गया, ठीक है। जब ब्रैकेट में से अंदर से r² कॉमन आएगा तो बाहर जो होल पावर है 3/2 वो r² के भी लगेगी। r² की पावर 3/2 कितना आएगा? r³। तो बाहर क्या निकलेगा? r³। अंदर कौन बचेगा? 1 + 1/4 पावर 3/2, ठीक है। 1 + 1/4 पावर 3/2 बचेगा। और क्या आएगा? r² और r³ कैंसिल होकर के और बच गया r, ठीक है। ऐसे हो गया, ठीक है। अब और ये 2 और ये 2 और 4 कैंसिल हो गए। और थोड़ा सा आप इसको यहाँ एडजस्ट कर लो। सुनो जी, अब अपने को ये तो फाइनल आ गया। ये जो नीचे लिखा हुआ नंबर है इसको साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर फाइनल जो आ जाएगा उसको लिख लेंगे। कितना है? 1 + 1/4 पावर 3/2 इट इज 5/4 पावर 3/2, यानी कि 5 पावर 3/2 4 पावर 3/2। और आपको मालूम है
3/2 को 2 टुकड़े करें, 1 + ½ 1 ½ 1 ½, ठीक है। और पावर हाफ का मतलब होता है √, 4 पावर हाफ, 4 का √, कितना हो गया 2। फाइनली क्या आ गया 4 × 2 8, 5√5 8, ये पूरा ब्रैकेट आ गया 5। ये नीचे लिखा है, ऊपर आकर के उल्टा हो जाएगा 8/5√5, ये यहां से नीचे आकर के और ये उल्टा हो जाएगा 8/5√5 आ गया, ठीक है। इसको इस तरह से भी याद रखो और आगे बढ़ते हैं। ये फाइनल आ गया, आप कैलकुलेटर से आराम से कैलकुलेट कर लो। ये 8/5√5 का वैल्यू क्या आएगा 0.716, ठीक है। आगे बात करें, लेकिन मैं इसको ऐसा लिखना चाहता हूं μ0ni/2r, इसको ऐसा लिखना चाहता हूं मैं, क्यों? और फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 नीचे लगाया तो 2 ऊपर भी लगाना पड़ेगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया 0.716, कितना आएगा कुछ ऐड करें तो 1.432 मल्टीप्लाइड बाय μ0ni/2r। पर्पस क्या है? पर्पस ये है, मेरे को बताओ कि जिसको मैं राउंड कर रहा हूं कौन है ये? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल कॉइल एट इट्स सेंटर, ठीक है। ये क्या है? एक सिंगल कॉइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है उसके सेंटर पे, और हेल्महोल्ट्ज कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? उसका सिंगल कॉइल के सेंटर का 1.432 टाइम्स है, ठीक है। ये जो भी पिछली साल जो है ईयर 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, क्या कि प्रूव करिए कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल के मिडिल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एक सिंगल कॉइल के सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का 1.432 टाइम्स होता है। ऐसा प्रूव करना था, ऐसा करके हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में अपन लोग इतना ही करेंगे, वीडियो का टाइम बड़ा लंबा हो रहा है इसलिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक तो जब भी आप वीडियो अटेंड करते हो आपके हाथ में PDF नोट्स होना चाहिए, वरना आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा। दूसरा, आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताओ और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय राम जी की।